दोस्तों, आखिरकार वो मनहूस खबर आ ही गई जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। कौन सी मनहूस खबर? 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र जी इस दुनिया को अलविदा कह ही गए। दिन में 1-1:30 बजे के आसपास की यह दुखद घटना है। दोस्तों, 89 साल की उम्र में जुहू में ही अपने घर पर अंतिम सांसें उन्होंने ली और लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। उनकी तबीयत खराब थी और इससे पहले उनकी झूठी मौत की खबरें भी उड़ी थी। आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। अभिनेता को 12 नवंबर को ही परिवार के कहने पर डिस्चार्ज किया गया था और इसके बाद से वो घर पर ही इनका इलाज चल रहा था, वहीं पर दवाई गोली ट्रीटमेंट हो रहा था। धर्मेंद्र जी का अंतिम संस्कार विले पार्ले स्थित शमशान घाट में ही किया गया है दोस्तों। और इस दौरान पूरा देओल परिवार और कई सिनेमाई दिग्गज नजर आए, जैसे कि हेमा मालिनी, ईशा देओल, बॉबी, सन्नी देओल और अमिताभ बच्चन भी इस दौरान आंखों में आंसू समेटे हुए मौजूद रहे थे। और दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि धर्मेंद्र को मुखाग्नि बड़े बेटे सनी देओल ने ही दी है और वो देना उनका फर्ज भी है। चलिए जानते हैं धर्मेंद्र जी से जुड़े हुए जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में। जीवन के कई किस्से जो आप जानना चाहते हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करेंगे। दोस्तों, उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के कपूरथला जिले के फगवाड़ा के नसराली गांव में एक जाट सिख परिवार में हुआ था, पंजाब के अंदर। उनका पैतृक गांव लुधियाना के पास डांगो था। पैतृक जो गांव है, पिता केवल किशन सिंह देओल गांव के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर हुआ करते थे और मां का नाम सतवंत कौर था उनकी। धर्मेंद्र का बचपन सहानेवाल गांव में बीता और स्कूली शिक्षा उनकी लुधियाना के लालटन कलना के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई और फगवाड़ा के रामगढ़िया कॉलेज में उनकी शिक्षा होती है दोस्तों। अब धर्मेंद्र जी का मन पढ़ाई लिखाई में कम लगता था और वो फिल्मों के ज़्यादा शौकीन थे। और दोस्तों, वो दिलीप कुमार जी के बहुत बड़े प्रशंसक हुआ करते थे। दिलीप कुमार की फिल्मों को इतना देखते थे कि वो गांव से कई मील दूर पैदल चलकर भी अपने दोस्तों के साथ दिलीप कुमार जी की फिल्मों को देखने के लिए जाया करते थे। उस ज़माने में क्रेज़ हुआ करता था फिल्मों का, अब इतना क्रेज़ नहीं है। जब तो सिर्फ एक ही माध्यम था सिनेमा का, या तो आप हॉल पर जाकर पिक्चर देखो या फिर दूरदर्शन पर कुछ पुराने धुराने कोई छोटे मोटे खबरों के जो वीडियो आते रहते थे, यानी खबरें आती रहती थी। तो उस दौरान एक ही साधन था मनोरंजन का, वो था सिनेमा। और बड़े पर्दे पर लोग फिल्म देखने को बड़ा एक वर्चस्व माना करते थे। तो यहाँ पर दिलीप कुमार जी के बहुत बड़े फ़ैन थे धर्मेंद्र जी और उनकी फिल्मों को दूर दूर तक भी देखने के लिए जाया करते थे पैदल। दोस्तों, अभिनय का इनको जुनून था, तो बचपन से ही स्कूल के अंदर जो नाटकें हुआ करती थी उन नाटकों के अंदर ये भाग लेने लगते हैं और वहाँ पर अपने अभिनय को निखारने लगते हैं। अब आता है एक ऐसा दौर, 1954 का दौर। 1954 में वह 19 साल के थे और 19 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो जाती है। 19 साल की बहुत कम उम्र होती है दोस्तों, लेकिन उस समय में 19 साल की उम्र में शादी हो जाया करती थी। खुद मेरी भी 18 साल की उम्र में हुई है सन 2003 में, और तो जल्दी शादी हो जाया करती थी। तो दोस्तों, अब यहाँ पर जो प्रकाश कौर जी हैं उनसे इनको 4 बच्चे होते हैं। सनी देओल, बॉबी देओल, 2 लड़के और 2 लड़कियां होती हैं, विजेता और अजीता। तो 4 बच्चे इनके हो चुके थे। उन दिनों फिल्म फेयर पत्रिका द्वारा एक न्यू टैलेंट हंट प्रतियोगिता आयोजित की गई थी 1958 में। 1958 की यह बात मैं आपको बता रहा हूँ। हम जानना चाहेंगे कि भाई फिल्मों में किस तरह से पहुँचे। तो यह जो प्रतियोगिता चालू की गई थी 1958 में, इसमें धर्मेंद्र जी ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और इस प्रतियोगिता को जीत लिया था। बहुत सारे लड़कों से आगे निकल गए थे, सबको मात दे करके इन्होंने यह प्रतियोगिता जीत ली थी। इस जीत ने उन्हें मुंबई का रास्ता दिखाया, मुंबई की टिकट दिलाई और फिल्म निर्माताओं से मिलने का मौका भी इसको इस प्रतियोगिता के जीतने के बाद इनको मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी मुंबई की। मुंबई में वो जैसे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर शुरुआती दिनों में वह बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। भूखे भी रहते हैं, कई बार तो वह भूख से इतने बेहाल हो जाया करते कि खाना नहीं मिलता और काम ढूंढते रहते, दर दर की ठोकरें खाते
खटखटाते रहते प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों के दरवाज़ों पर, लेकिन काम नहीं मिलता। फिर भूखे रह कर के रात गुजारनी पड़ती। बहुत ही इन्होंने संघर्ष देखा और उसके बाद सोने के लिए भी कोई चारपाई नहीं मिला करती, बेंच पर सो जाया करते और चने खाकर कई बार गुजारा किया करते, चने खाकर पेट भर लिया करते और भूखे रहा करते। स्टूडियो के चक्कर काटते रहे और पर दोस्तों सफलता इनको अभी भी नहीं मिल रही थी। अब इनका मर्दाना लुक था, बहुत ही छैल छबीले थे, बहुत ही स्मार्ट थे। उस दौरान इतने सुंदर एक्टर मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी अच्छे लुक के बावजूद भी इनको काम पाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। आखिरकार 1960 में इनको एक फिल्म के अंदर काम मिल ही गया। बॉलीवुड के अंदर पहला कदम इन्होंने उस फिल्म के द्वारा रखा। उस फिल्म का नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। इस फिल्म से वो बॉलीवुड में कदम तो रख देते हैं, लेकिन ये फिल्म इतनी ज़्यादा कमाल नहीं कर पाती है। लेकिन इस फिल्म में जब धर्मेंद्र जी ने काम किया था तो धर्मेंद्र जी ने इतना अच्छा काम किया कि लोगों की नज़रें उनके ऊपर टिक जाती हैं और जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होते हैं उनके मन में धर्मेंद्र जी बस जाते हैं। अब तो ये बहुत अच्छी बात थी उनके कैरियर के लिए। और फिर कुछ और फिल्मों में इनको छोटा मोटा काम मिलता है, जैसे कि शहीद फिल्म में इनको काम मिलता है, अनपढ़ फिल्म थी, बंदनी जैसी फिल्मों में इनको काम मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा सा कमाल ये हो गया था, बाकी फिल्मों में ज़्यादा नाम नहीं हो पाया था। जो बंदनी फिल्म थी उसमें काम को इनके सराहा गया था और उस बंदनी फिल्म से, बंदनी जो फिल्म थी उससे इनको थोड़ी सी पहचान मिल गई थी यहाँ पर। अब इनकी जीवन में टर्निंग पॉइंट लाने वाली फिल्म इनको मिलना बाकी था और अब आता है दौर 1966 का। 1966 में एक फिल्म बन रही थी फूल और पत्थर। अब फूल और पत्थर के अंदर इनको लिया जाता है और दोस्तों इस फिल्म के अंदर यह एक्शन हीरो की भूमिका निभाते हैं, जिसमें यह शर्ट उतार देते हैं अपनी, और शर्टलेस जो लुक होता है वह दर्शकों को खूब पसंद आया था। और यहीं से इस फिल्म से ही इनके जीवन में मुड़ाव आता है, टर्निंग पॉइंट आता है और एक उछाल मिलता है अपने कैरियर को। दोस्तों यह जो फिल्म होती है जो 1966 में आई थी फूल और पत्थर, यह ब्लॉकबस्टर रहती है और इस फिल्म की वजह से धर्मेंद्र जी रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं, मतलब स्टार बन जाते हैं उस दौर में, और उन्हें ही मैन और गरम धर्म जैसे नाम मिल जाते हैं इस फिल्म से। अब उसके बाद दोस्तों इस सफलता के बाद धर्मेंद्र जी ने एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और गंभीर किरदारों में अपनी प्रतिभा दिखाना शुरू कर दिया था। कुछ प्रमुख फिल्में हैं जिन्होंने उन्हें शीर्ष पर पहुंचाया था। उन प्रमुख फिल्मों के मैं यहाँ पर नाम लेता हूँ। 1969 यानी कि 1969 में सत्यकाम फिल्म आई थी। इस फिल्म के अंदर इन्होंने आदर्शवादी व्यक्ति का किरदार निभाया था और दोस्तों यह जो किरदार था यह इनके कैरियर की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति मानी जाती है, जो ये आदर्शवादी व्यक्ति का रोल यहाँ पर निभाया था। उसके बाद 1971 में एक फिल्म आई थी मेरा गांव मेरा देश, जिसमें वो होता है ना दीनापुर की देसी पुलिस चौकी, जिसमें ये डाकुओं से लड़ते हैं और नकली पुलिस वाले बन के चले जाते हैं पुलिस थाने में, चौकी में, और वहाँ पर मज़े से इस फिल्म को पूरा करते हैं। तो उस फिल्म के अंदर एक्शन हीरो की छवि को इन्होंने और मजबूत किया था दोस्तों। उसके बाद 1973 में आई थी जुगनू। जुगनू इनकी बहुत बड़ी हिट रही थी। जुगनू फिल्म जो थी इससे सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले अभिनेता की लाइन में धर्मेंद्र जी को खड़ा कर दिया था इस फिल्म ने। 1973 में जुगनू जो फिल्म आई थी। और उसके बाद दोस्तों 1975 में आती है चुपके चुपके। इसमें ये बहुत ही अच्छी कॉमेडी करते हैं और इस फिल्म से भी इनका काफ़ी नाम होता है। फिर वो फिल्म आती है जो इनके लिए मील का पत्थर बनती है 1975 में शोले। शोले फिल्म के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। शोले सबसे प्रसिद्ध फिल्म रही थी और अभी तक भी सबसे प्रसिद्ध फिल्म है। और 70 के दशक में दोस्तों धर्मेंद्र जी का हिंदी सिनेमा में एक छत्र राज हुआ करता था। उन्होंने एक साल में 9 हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड बना दिया था दोस्तों उस दौर में। वैसे धर्मेंद्र जी का जीवन पर्दे के पीछे भी कुछ नाटकीय रहा और दिलचस्प रहा दोस्तों। उसके बारे में एक छोटा सा किस्सा मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा। शोले के सेट पर एक मशहूर किस्सा है। शोले फिल्म बनाने के सेट पर हेमा मालिनी के सामने धर्मेंद्र जी को कुछ डायलॉग बोलने थे, लेकिन वहाँ पर बार बार रीटेक हो रहे थे। तभी दोस्तों पता लगता है कि धर्मेंद्र जी जो कैमरामैन है उसके दारू के स्टॉक में से चुपके चुपके शराब पी रहे थे और इसकी वजह से यहाँ पर रीटेक
पर रीटेक होते जा रहे थे। अब हेमा मालिनी से इनकी शादी कैसे हुई? हेमा मालिनी जी से इनकी शादी हुई, वो बड़ा विवादित किस्सा होता है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इनकी तो शादी पहले हो चुकी थी, बच्चे भी थे। अब हेमा मालिनी जी से जब शादी हुई थी तो पहले से ये शादीशुदा थे और हिंदू मैरिज एक्ट के अधिनियम के तहत दूसरी शादी ये कर नहीं सकते थे। तो इस दौरान इन्होंने शादी करने के लिए अपनी पहली पत्नी को तलाक भी नहीं दिया, नहीं देना चाहते थे प्रकाश कौर जी को। तो ये दोस्तों इस्लाम धर्म अपना लेते हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर 2 शादी 3 शादी करना जायज़ होती हैं। तो इस्लाम धर्म अपना लेते हैं और उसके बाद यह हेमा मालिनी जी से शादी कर लेते हैं। और दोस्तों यह बड़ा विवाद बना था उस दौर में जब इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया था। 2 मई 1980 को हेमा मालिनी जी से शादी कर लेते हैं और शादी के बाद इन दोनों के बच्चे और होते हैं, ईसा देओल, आहाना देओल, 2 लड़कियां होती हैं। अब तो इनका जीवन अच्छे से मज़े से कट रहा था। शोले में दोस्तों एक किस्सा और मैं यहाँ पर सुनाना चाहूँगा। शोले फिल्म के अंदर ये गब्बर का रोल करना चाहते थे, लेकिन जब इनको पता लगता है कि बीरू के रोल करने से हेमा मालिनी जी के साथ रहने का मौका मिलेगा, तो यह एकदम से बीरू के रोल को पकड़ लेते हैं और फिर हेमा मालिनी जी के साथ यह रोल करते हैं। दोस्तों उसके बाद इन्होंने राजनीति में भी कदम रखा था। बहुत सारी फिल्में करने के बाद, बहुत सारी हिट फिल्में देने के बाद, लोगों के दिलों पर राज करने के बाद अब यह राजनीति में भी कदम रखने वाले थे। सन 2004 में बीजेपी की टिकट पर यह राजस्थान बीकानेर से लोकसभा सांसद चुने गए थे। और दोस्तों वहाँ पर इन्होंने जो भी कुछ कार्य किया था वो वहाँ पर कार्य किया था, मगर अब फिलहाल वो 89 साल के यानी कि 89 ईयर ओल्ड के हो चुके थे और बार बार उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। हालांकि इससे पहले वो अपने फार्म हाउस पर रहते हैं और वहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं लोगों को। हम भी उनके वीडियोस देखा करते थे फार्म हाउस से। वो डायरेक्ट जो मतलब धरातल है ज़मीनी लेवल पर रहते थे और प्रकृति की गोद में रहते थे। वहाँ पर कभी मिर्च सुखा रहे हैं, कभी कोई जड़ी बूटियाँ सुखा रहे हैं, कभी अपना खाने पीने की चीज़ों को देसी तरीके से बना कर खा रहे हैं, क्योंकि पंजाबी जो थे और उनके पास कोई आ भी जाया करता था पंजाब से, तो उनको बिल्कुल अपना बेटे के बराबर समझा करते थे। धर्मेंद्र जी जो हैं उन्होंने कभी अपनी जो स्टारडम है उसका घमंड नहीं किया। उनके घर पर कोई भी आ जाया करता था और सबसे मिला करते थे गले लग करके। और मुकेश खन्ना जी बताते हैं, जो शक्तिमान बनते हैं, जब ये नए नए फिल्मों में आए थे तो धर्मेंद्र जी की फिल्म में काम करने का मौका मिला था। तो एक बार ये कहते हैं, धर्मेंद्र जी हम आपसे गले मिलना चाहते हैं। तो वहीं पर धर्मेंद्र जी के पास में बॉडीगार्ड थे, एकदम से धर्मेंद्र जी उठ खड़े होते हैं, उनको गले लगा लेते हैं, जबकि बॉडीगार्ड एकदम सतर्क हो जाते हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी ने उनको पीछे कर दिया था। तो एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना, हृदय स्पर्शी उनका कोमल दिल था, जो सभी लोगों को अपना समझते थे। ना ही कभी वो अपने जीवन में घमंड करते थे और ना ही लास्ट तक उन्होंने कोई घमंड जैसी बात कही थी। बस वो हम लोगों को या फिर लोगों को, जो दर्शक थे, उनको शिक्षा देते थे। मैं देखा करता था उनके जो ब्लॉग आया करते थे यूट्यूब फेसबुक पर, वीडियोज़ आते थे फार्म हाउस से, तो बहुत अच्छी अच्छी सीख देते थे वहाँ पर और अपना शेर वगैरह शेर भी बोलते थे कई बार और ज़िंदगी का अनुभव भी बताते थे। तो बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने अपना जीवन यहाँ पर पूर्ण रूप से तय किया। और दोस्तों 89 साल की उम्र में बार बार इनकी तबीयत इसी महीने यानी कि नवंबर में ख़राब हो रही थी और 24 नवंबर 2025 को सुबह सुबह यानी कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, सुबह सुबह थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है, इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर वहाँ पर दोस्तों ये अपनी अंतिम सांस लेते हैं 1-1:30 बजे के आसपास दोपहरी में, 24 नवंबर 2025 को। हालांकि अब से पहले 12 नवंबर को इनकी मौत की झूठी अफवाह भी फैली थी और इनको हॉस्पिटल से घर वालों के कहने पर डिस्चार्ज करवाया गया था और लोगों से इन्होंने कैमरे पर आकर बहुत सारी बातें भी कही थी, बहुत सारी सीख भी दी थी और सभी को बताया था कि मैं ज़िंदा हूँ। लेकिन दोस्तों जो उम्र होती है और जो इंसान होता है, हमेशा कोई नहीं टिकता इस संसार के अंदर। एक ना एक दिन वो घड़ी आती है जब इस संसार से अलविदा लेनी पड़ती है और इस संसार को छोड़कर, अपनों को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ता है। तो बहुत दुख है धर्मेंद्र जी के जाने का और हम तो उनको देखकर, उनकी मुस्कान को देखकर ही खुश हो लिया करते थे और बहुत ही अच्छी अच्छी उन्होंने फिल्म बनाई हैं। बचपन से उनकी फिल्मों को देखा है तो बड़े ही एक अंतर मन में उत्साह भरा करता था कि देखो, आदमी होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए जो एक ही घूसे में 4-4 गुंडों को मार दे। बड़ा ही मनोरंजन किया करते थे और बहुत ही अच्छे दिल के साफ इंसान थे। बड़ी ही मेहनतों से गाँव से मुंबई पहुँचे और वहाँ पर बड़ी ही मेहनतों से उन्होंने फिल्मों में काम पाया और उसके बाद तो वो एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देने लगे। धर्मेंद्र जी की फिल्म का मतलब ये होता था कि भाई अगली सुपरहिट फिल्म,
इतना नाम इन्होंने रोशन कर दिया था। एक किस्सा और है कि भाई उनको पूरा जीवन भर काम करने के बाद उनको कोई अवार्ड वगैरह नहीं मिले। वो हर साल कोट सिलवाया करते थे कि मुझे कोई अवार्ड मिलेगा फिल्म के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है जो धर्मेंद्र जी हमारे मनोरंजन के लिए उन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, सभी को मनोरंजन दिया और बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया। तो दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर अपनी जो बातें हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बड़ा दुख होता है जब कोई इस तरह से दुनिया को छोड़कर जाता है, और वो भी ऐसा इंसान जो लोगों के दिलों में बसता हो। दोस्तों, आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर, और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा फिल्मी कहानी चैनल पर। फिल्मी कहानी चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, और फेसबुक पर भी इसका वीडियो मैं डालूंगा, दोनों जगह आप देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।